हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक शानदार फिल्म देखने जा रहे हैं, तो कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हमारा तारुफ हमारी कहानी के हीरो फ्रैंक से कराया जाता है। वो दरवाजे के पास खड़ा किसी को प्यार से पुकार रहा है। दरवाजा अचानक खिलता है और बाहर निकलने वाला बच्चा मरियम है, जो गुस्से में नजर आती है। वो इस पर चीख कर कहती है, चाचा अब क्या चाहते हैं? मरियम फ्रैंक की बहन की बेटी है। वो बहुत ज्यादा बातें करती है, बहुत सारे सवालात करती है और उससे भी बढ़कर वो इंतहाई ज़हीन है। वो 1 करोड़ में से एक है, वाकई एक नायाब बासलाहियत। मरियम में बहुत सी सलाहियतें हैं और उसका IQ ज्यादा होने की वजह से वो बच्चों से ज्यादा बालिगों जैसा बर्ताव करती है। मरियम की जहानत इसकी मां से आती है। इसकी वालिदा एक रियाजियाती ज़हीन थीं, जिन्होंने रियाजी में वसी तहकीक की। बदकिस्मती से मुसलसल दबाव, मायूसी और तनाव की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फ्रैंक समझता है कि मरियम कितनी बासलाहियत है, लेकिन वो ये भी जानता है कि जहानत की सतह कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वो इसे दबाव और परेशानी से बचाने और इसे मामूल की जिंदगी और तालीम देने का फैसला करता है। इसकी वजह से वो उसे एक सादा स्कूल में दाखिल कराता है। ये मरियम का स्कूल में पहला दिन है और वो उसे स्कूल में शामिल करने पर नाराज है। फ्रैंक का कहना है, अब हर चीज में एक बालिग की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो अब बच्चों की तरह बर्ताव क्यों करते हैं? मरियम ने जवाब दिया, मैं नहीं जाना चाहती अंकल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। किसी न किसी तरह फ्रैंक इसे तैयार करने का इंतजाम करता है। स्कूल वैन आती है और मरियम अंदर चली जाती है, लेकिन वो फ्रैंक की तरफ इस तरह देखती है जैसे वो इसके फैसले पर सवाल कर रही हो। वो उसे कहता है कि जाकर स्कूल में एक आम बच्चे की तरह बर्ताव करे। इसे रुखसत करने के बाद फ्रैंक उदास महसूस करता है। अब तक इसने मरियम को कभी अकेला नहीं छोड़ा था और इसे खुद घर में एहतियात से पढ़ाया था। इसी वक्त रॉबर्टा नामी एक खातून आई और पूछती है, मरियम कहाँ है? उसने जवाब दिया कि वो स्कूल गई है। रॉबर्टा रोने लगती है। उसने बचपन से ही मरियम का ख्याल रखा और इससे दिल की गहराइयों से प्यार किया, जिसकी वजह से वो जज्बाती है। स्कूल में मरियम बोर महसूस करती है और सस्ती से अपनी मेज पर लेट जाती है। बोनी नामी एक उस्ताद क्लास रूम में दाखिल होता है। वो आसान सवालात पूछना शुरू कर देती है, जैसे 1+1 क्या है और 2+3 किया है। तलबा जवाब देने के लिए बेताबी से हाथ उठाते हैं, लेकिन मरियम अपनी मेज पर लेटी रहती है। बोनी फिर कहते हैं, आइए एक मुश्किल सवाल करते हैं। 4+4 क्या है? अचानक मरियम बेदार हुई और कहती है, क्या 4+4 एक मुश्किल सवाल है? ओ मेरे खुदा, वो एक बालिग की तरह बोलती है, सबको चौंका देती है। मरियम के लिए ये क्लास रूम तीसरे दर्जे की क्लास में शिरकत करने वाले ग्रेजुएट की तरह महसूस होता है। वो खड़ी होती है और एतमाद से जवाब देती है, 4+4 8 है। बोनी ने मरियम के बारे में कुछ खास महसूस किया और एक और सवाल किया, 7+5 क्या है? मरियम फौरन जवाब देती है, 12। बोनी मुस्कुराया और कहता है, ओ तुम होशियार लग रहे हो, मैं तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछूं। 15+35 क्या है? पूरे एतमाद के साथ मरियम ने जवाब दिया, अब एक और आसान सवाल पूछ रहे हैं, जवाब 50 है। एक बार फिर उस्ताद एक और मुश्किल सवाल पूछता। वो बेतरतीबी से पूछती है, 77+135 किया है? मरियम फौरन जवाब देती है, जवाब है 192। बोनी इस जवाब के बारे में सोचने में एक लम्हा लेता है। वो दंग रह जाती है। मरियम ने इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया? बोनी सोचने लगता है कि मरियम एक जीनियस है। इसको चेक करने के लिए बोनी एक और सवाल पूछता है, अगर हम इस नंबर को ज़र्ब दें तो क्या होगा? इस बार हम इस वक्त भी जवाब का अंदाजा नहीं लगा सकते। मरियम भी एकदम साकित खड़ी रही। बोनी कहते हैं, ठीक है, अब हिसाब में अच्छे हैं, लेकिन ज़र्ब मुश्किल है। अचानक मरियम ने जवाब दिया,
वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड लेती है। बोनी एक कैलकुलेटर पर नंबर चेक करता है जो उसने बेतरतीब तौर पर दिया था। मरियम बोलना जारी रखती है। वो इस बेतरतीब नंबरों के बाकी तमाम हिसाबात कहना शुरू कर देती है। फिर मरियम कहती है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। क्या ये सब है? आप मजीद पूछना चाहते हैं? इसकी जहानत को देखकर बोनी पूरी तरह दंग रह गए। उसने पहले कभी ऐसा जीनियस बच्चा नहीं देखा। ऐसा लगता है कि मरियम की वालिदा भी रियाजी में एक बासलाहियत थी और इसी वजह से मरियम को भी तोहफा दिया गया है। दरीं असना स्कूल के प्रिंसिपल क्लास रूम में दाखिल होते हैं और स्कूल के पहले दिन तमाम बच्चों का इस्तकबाल करते हैं। मरियम फौरन पूछती है, क्या आप प्रिंसिपल हैं? फिर वो कहती हैं, मैं इस क्लास में बोर हो गई हूं। वो बहुत आसान सवाल पूछते हैं। मुझे यहां ये पसंद नहीं है। मेरे चचा को कॉल करें और उनसे कहो कि वो मुझे उठा ले। इसकी पुख्ता तकरीर सुनकर प्रिंसिपल भी दंग रह जाती है। वो उसे चचा कहते हैं। फ्रैंक इसे लेने आता है और मरियम गाड़ी की तरफ जाती है। इसी दौरान बोनी बाहर आया और फ्रैंक से मरियम की क्लास टीचर के तौर पर अपना तारुफ कराया। वो कहती है, आपका बच्चा रियाजी में इंतहाई बासलाहियत और ज़हीन लगता है। फ्रैंक समझता है कि मरियम ने अपने पहले दिन कुछ गैर मामूली किया है। फ्रैंक नहीं चाहता कि किसी को मरियम की जहानत के बारे में पता चले, इसलिए वो चालाकी से उस्ताद को यकीन दिलाते हैं कि ट्रैक्टनबर्ग सिस्टम नामी एक तरीका है जो किसी को भी रियाजी के मसाइल आसानी से हल करने में मदद करता है। और वो चला जाता है। बोनी को अब भी एक छोटा सा शक है। वो गूगल पर तलाश करती है और पाती है कि ट्रैक्टनबर्ग का तरीका दरअसल मौजूद है। तब भी वो महसूस करती है कि मरियम के बारे में कुछ खास है। अगले दिन फ्रैंक एक छोटी कुश्ती की मरम्मत कर रहा है। फ्रैंक अब एक कुश्ती मैकेनिक है, लेकिन वो कभी फलसफे का प्रोफेसर था। उसने मरियम की देखभाल के लिए वो काम छोड़ दिया। जब वो काम करता है, मरियम सवालात पूछती रहती है। उसे इल्म की शदीद भूख है। फ्रैंक खुशी महसूस करता है और सब्र से इसके तमाम सवालात का जवाब देता है। बाद में वो एक खूबसूरत सवारी के लिए जाते हैं। मरियम खुशी से खेलती है और साहिल समंदर पर वक्त गुजारती है। एक दिन मरियम अपने पालतू जानवर को स्कूल लाती है। ये एक बली है और उसकी सिर्फ एक आंख है। वो बताती हैं, मैंने ये बली कूड़ेदान में पाई। इसकी पहले से सिर्फ एक आंख थी। बोनी ने इसे देखा और मरियम के बोलने के अंदाज से लुत्फ अंदोज हुआ। वो एक बालिग की तरह लगता है। बोनी को मरियम का रवैया पुख्ता, मुनफरिद और हैरत अंगेज लगता है। बाद में मरियम अपना क्लास टेस्ट बहुत तेजी से खत्म करती है। ये देखकर बोनी इसे आला दर्जे का रियाजी का सवालिया पर्चा देता है। यहां तक कि मरियम मिनटों में हल करती है। अब बोनी इसके बारे में बहुत मुतजस्सिस हो जाता है। वो गूगल पर मरियम का नाम तलाश करती है। वो हैरान है कि फ्रैंक ने एक बासलाहियत बच्चे को एक आम स्कूल में क्यों दाखिला दिया। बोनी को शक है कि फ्रैंक मरियम के बारे में कुछ छुपा रहा है। वो गहरी तलाश करती है और फ्रैंक की बहन के बारे में एक तजवीज करदा सफ़हा तलाश करती है। इसी वक्त बोनी को हकीकत मालूम होती है। वो फ्रैंक की बहन और रियाजी में उसकी नाकाबिल यकीन कामयाबियों के बारे में एक मजमून पढ़ती है। वो फ्रैंक का नाम और अपनी बेटी का नाम मरियम भी देखती है। अब बोनी आखिरकार समझ गए कि मरियम रियाजी में इतनी ज़हीन क्यों है। अगला, बोनी एक बार में फ्रैंक से मिलने जाता है। इसे देखकर फ्रैंक ने मजाक उड़ाया, क्या उस्ताद भी शराब पीने शराब खानों में आते हैं? बोनी ने सुकून से फ्रैंक बहन का नाम बताया। ये सुनकर फ्रैंक खामोश हो गया। उसने पूछा, आपको मेरी बहन का नाम कैसे मालूम हुआ? बोनी जवाब देते हैं, मैंने गूगल पर सब कुछ सर्च किया और देखा। वो पूछती है, तुम मरियम का टैलेंट क्यों छुपा रहे हो? अगर ये दुनिया के सामने आ जाए तो वो मशहूर हो सकती है। फ्रैंक एक गहरा सांस लेता है और सच बताना शुरू कर देता है। मेरी बहन भी मरियम की तरह एक जीनियस थी। इसमें बहुत सी सलाहियतें थीं, लेकिन मेरी वालिदा ने इसके तोहफे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया।
मेरी वालिदा भी रियाजी में एक जीनियस थी। कई गैर हलशदा मसावातें थीं। अगर कोई उनमें से किसी एक को भी हल कर ले तो दुनिया उनकी तारीफ करेगी, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा और शोहरत और नोबल इनाम भी मिलेगा। लेकिन मेरी वालिदा ने इन तहकीकों को हल करने की बहुत कोशिश की। खुशकिस्मती से मेरी माँ ने इस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। इसकी वजह से इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। इस दौरान वो मेरी माँ से मोहब्बत करने लगी। माँ के घमंड में इस वक्त मैं घर से बाहर निकला था और मैंने सोचा कि जब मैं वापस आया तो मेरी बहन ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। मेरी बहन के साथ किया हुआ था इसे कभी नहीं मालूम होना चाहिए। मरियम अपनी तहकीक के लिए जैसा कि इसने पहले किया था। अब बोनी समझ गया कि फ्रैंक मरियम के टैलेंट को क्यों छुपाता है। बोनी फिर मरियम के वालिद के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रैंक का कहना है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। स्कूल में अगले दिन उस्ताद तमाम तलबा को एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट देता है। मरियम भी अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करती है। एक लड़का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाता है। जब वो लड़का स्कूल वैन में जा रहा था, एक और लड़का उसे धक्का देता है, इसके प्रोजेक्ट को तबाह कर देता है, इस पर हंसता है और इसे धौंस देना शुरू कर देता है। ये देखकर मरियम अपना कंट्रोल खो देती है और इस लड़के को पीटती है। जब फ्रैंक को उसकी खबर हुई तो वो स्कूल की तरफ भागा। रास्ते में गुंडागर्दी करने वाला फ्रैंक के पास से गुजरता है, जख्मी और खून बह रहा है। बाद में फ्रैंक मरियम को एक कुर्सी पर बैठे हुए देखता है। वो सर्द, बेखौफ, विलन जैसा इजहार रखती है। फ्रैंक इससे पूछने वाला है कि क्या हुआ, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे अंदर बुलाया। प्रिंसिपल बताती हैं, मरियम ने एक और तालिब इल्म को मारा है। अगरचे दूसरा बच्चा गलत था, मरियम ने एक बालिग की तरह बर्ताव किया। इसका ताल्लुक आम स्कूल से नहीं है। प्रिंसिपल ने मरियम को बासलाहियत तलबा के लिए एक खुसूसी स्कूल में दाखिल करने का मशवरा दिया। फ्रैंक को एहसास हुआ कि प्रिंसिपल मरियम के हुनर के बारे में जानता है। इसे शक है कि बोनी ने इसे बताया होगा, लेकिन हकीकत में बोनी ने कुछ नहीं कहा। प्रिंसिपल ने आगे कहा, होनहार बच्चों के लिए एक खुसूसी स्कूल है। हेडमास्टर वो शख्स है जिसे मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं। मैं मरियम के लिए इसकी सिफारिश करता हूं। फ्रैंक ने बहाना बनाने की कोशिश की और कहा कि फीस बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल ने जवाब दिया, हम तमाम फंड्स का बंदोबस्त करेंगे। मरियम को मुकम्मल स्कॉलरशिप मिलेगी। इस मकाम पर फ्रैंक आखिर में ईमानदारी से बोलता है। वो कहते हैं, मेरी बहन भी एक जीनियस थी। इसी दबाव की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। मैं मरियम के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। वो जारी रखता है, मैं चाहता हूं कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। बरा करम उसके साथ खास सलूक न करे, बस इसके साथ किसी दूसरे बच्चे की तरह बर्ताव करे। जब तक वो हो सके उसे यहां पढ़ने दें। ये मेरी वाहिद ख्वाहिश है, फ्रैंक कहता है और चला जाता है। इसके बाद मरियम एक आम बच्चे की तरह स्कूल आती है। क्लास में वो लड़के को मारने के लिए मुआफी मांगती है। वो इस तालिब इल्म की भी तारीफ करती है जिसने बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया। वो उसे इतनी अच्छी तरह समझाती है कि हर कोई उस्ताद की तरह इसकी बात सुनता है और वो पूरी क्लास से दाद वसूल करती है। बाद में फ्रैंक मरियम को स्कूल से उठाता है। जब वो घर पहुंचे तो फ्रैंक अपनी मां को वहां खड़ा देखता है। इसका नाम इवलीन है। फ्रैंक हैरान है। इवलीन रियाजी के मैदान में एक मशहूर आला दर्जे की शख्सियत है। तालीमी दुनिया में हर कोई उसे जानता है। प्रिंसिपल को मालूम हुआ कि मरियम इवलीन की पोती है और इसे फौरन मतला किया। इवलीन को जैसे ही पता चला वो मरियम से मिलने आए। अपनी मां को देखकर फ्रैंक मायूस और परेशान महसूस होता है। इवलीन मरियम को एक मेक बिक देती है। मरियम ने जोश से उसे खोला। इस लम्हे फ्रैंक को एहसास हुआ कि इसकी मां अब मरियम के हुनर के बारे में जानती है और उसी लिए वो आई है। मरियम की हिफाजत के लिए फ्रैंक तेजी से इसके करीब आता है। वो कहता है, मरियम के पास स्कूल का काम है। फिर वो इवलीन को ले जाता है, इसे मरियम से दूर रखने की कोशिश करता है।
जब वो बाहर आए तो इवलीन ने पूछा, आप इस तरह क्यों जिदोजहद कर रहे हैं? वो ये कहकर उसके साथ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करती है, मेरे साथ आओ, हम उसे भरपूर जिंदगी देंगे, क्योंकि इवलीन एक अमीर शख्स है। लेकिन फ्रैंक कहता है, माँ, हम यहां खुश हैं इस आम जिंदगी में। मेरी बहन के मरने से पहले उसने लिखा था कि मुझे उसकी बेटी को नॉर्मल जिंदगी देनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। अब तुम जा सकती हो। लेकिन इवलीन हार नहीं मानना चाहती। कम अज कम वो मरियम को अपने साथ ले जाना चाहती है। फ्रैंक इनकार करता है। आखिर में वो पुरसुकून हुई और कहती है, मैं अब से ज़ाती तौर पर बात करना चाहती हूं, तो क्या हम कल मिलेंगे? एक लम्हे के लिए सोचने के बाद फ्रैंक ने इसकी दावत कबूल कर ली। अगले दिन वो मिलते हैं। वो फ्रैंक के बारे में एहतियात से बोलती है। ऐसा लगता है कि उसे अपने बेटे से प्यार है। वो उसकी नौकरी के बारे में पूछती है और क्या उसकी तनख्वाह काफी है। फ्रैंक ने जवाब दिया, हाँ, ये एक अच्छा काम है और हम उसके साथ माली तौर पर मुस्तहकम हैं। फिर वो चौंका देने वाला बयान देती है, मैं मरियम को अपने साथ ले जा रही हूं। फ्रैंक ने फौरन कहा, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन इवलीन अपने फैसले पर डटी हुई है। वो कहती है कि मरियम को एक खास बासलाहियत स्कूल की जरूरत है और उसकी सलाहियतों का दुनिया को पता चलना चाहिए। फ्रैंक ने जज्बाती अंदाज में जवाब दिया, अपने ये कहकर मेरी बहन को पहले ही मार डाला है। मेरी बहन को पहले ही मालूम था कि मरियम बासलाहियत होगी, इसीलिए इसने मुझसे इसे नॉर्मल जिंदगी देने के लिए कहा। इसके अलावा इसने वाज़े तौर पर कहा कि आपको किसी भी कीमत पर मरियम और उसके टैलेंट के बारे में नहीं जानना चाहिए। लेकिन इवलीन ने जवाब दिया कि वो कमजोर थी, इसीलिए वो मर गई। इसके लिए मैं आपकी बहन को छोड़ने का ज्यादा हक नहीं रखता और मैं इसे छोड़ने का ज्यादा हक नहीं रखता। बहुत कमजोर, वो इस मसावात को हल नहीं कर सकी। फ्रैंक पूछता है, आपका मकसद क्या है? आप उसे क्यों ले जाना चाहते हैं और इसे इस तहकीक में शामिल करना चाहते हैं? इवलीन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये आपका कोई काम नहीं है। मैं मरियम को अपने साथ ले जा रही हूं। लेकिन फ्रैंक इनकार करता है। तो इवलीन चीख उठी, हम अदालत में मिलेंगे। जैसा कि इसने कहा, अगले ही दिन वो अदालत में है। इवलीन के वकील का कहना है कि मेरे मुवक्किल की बेटी ने एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से इसे छोड़ दिया था। इसकी बेटी मरियम की पैदाइश से ही इसके चचा फ्रैंक ने देखभाल की है। अगरचे इसने इसकी परवरिश की, वो सिर्फ एक आम कुश्ती मैकेनिक है। वो इस बच्चे को गरीब जिंदगी देता है, इसकी अच्छी कमाई नहीं है और उसके अलावा इसका घर छोटा है। फौरी तौर पर फ्रैंक का वकील खड़ा हुआ और उन इल्जामात पर एतराज किया। वो कहते हैं, फ्रैंक मरियम की बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है। मजीद ये कि मेरी क्लाइंट की बहन के मरने से पहले उसने वाज़े तौर पर कहा था कि इसके बच्चे को अपने भाई फ्रैंक के पास रहना चाहिए, जैसा कि वो चाहती थी। फ्रैंक इस बच्चे की परवरिश कर रहा है। ये गरीब की जिंदगी नहीं है, योर ऑनर। उनके पास अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है और अच्छी तनख्वाह है कि उसे तमाम सहूलियात फराहम कर सकें। इस तरह फ्रैंक उसकी अच्छी देखभाल कर रहा है। रॉबर्टा भी अदालत में आती है, इस डर से कि वो मरियम को ले जाएंगे। जैसे ही दलाइल जारी हैं, जज ने फैसले की तारीख मुलतवी कर दी। तंग आकर जान मरियम को रॉबर्टा के साथ छोड़कर शराब पीने के लिए एक बार में जाता है। बोनी वहां आते हैं और कहते हैं, मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी मां आई है और मरियम को अपने साथ ले जाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। वो उदास होती है और आगे कहती है, मैंने मरियम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इस दिन प्रिंसिपल ने स्कूल बदलने को कहा और मैंने सोचा कि शायद आपको लगता है कि मैंने इसे मरियम के बारे में बताया है, इसीलिए मैं वजाहत करने आया हूं। फ्रैंक ने आहिस्तगी से जवाब दिया, मैं जानता हूं कि अपने प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया। उसने किसी तरह मरियम के बारे में जान लिया होगा और मेरी मां को इत्तला कर दी है। इसकी फिक्र न करें। बोनी ने नोटिस किया कि फ्रैंक फीका लग रहा है।
उसे सोहबत देने के लिए वो भी पीती है। वो बात करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू मजे में बदल जाती है। उस वक्त वो अपने दरमियान कुछ महसूस करते हैं। हाँ, वो दोनों प्यार करते हैं। इस रात फ्रैंक से अपने घर ले जाता है और वो प्यार करते हैं। अगली सुबह बोनी सिर्फ एक चादर ओढ़े कमरे से बाहर आता है। अचानक वो चौंक जाता है। मरियम हॉल में खेल रही है। अपनी टीचर को इस तरह देखकर मरियम समझ जाती है और इसे छेड़ती है। तुम हमारे घर में चादर लेकर क्या कर रही हो? बोनी शर्मिंदगी महसूस करता है और खामोशी से वहां से चला जाता है। फ्रैंक लीटर बॉक्स में एक खत देखता है। ये अदालती हुक्म है जिसमें कहा गया है कि उसकी मां ने मरियम की 2 दिन तक देखभाल करने की दरख्वास्त की। रूबर्टा भी खत देखती है और कहती है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मरियम को स्कूल ना भेजना। इसकी वजह से ये सब हुआ। फ्रैंक ने इत्तेफाक से जवाब दिया, ये सिर्फ 2 दिन की बात है, और वो मरियम को इवलीन के साथ भेजता है। मरियम के लिए ये भरपूर जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होती है। वो हैरानी से हर चीज को देखती है। इवलीन मरियम को अपनी मां के फोटो एल्बम्स दिखा रही है। वहां मरियम ने कई सवालात पूछे। इसके बालिग रवैये को देखकर इवलीन हैरान रह जाती है। ऐसा लगता है कि उसे मरियम से खालिस मोहब्बत है। अगले दिन इवलीन इसे एक यूनिवर्सिटी ले जाती है जहां सिर्फ ज़हीन और होनहार तलबा ही पढ़ते हैं। वो मरियम को दीवार दिखाती है। इस दीवार पर एक मिलेनियम मैथ्स का सवाल है। वो बताती हैं कि दुनिया में रियाजी के ऐसे 7 सवालात हैं जिन्हें कोई हल नहीं कर सका। सिर्फ एक शख्स ने एक मसावात हल की है और सिर्फ उसकी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है। बाकी फ्रेम खाली हैं। इवलीन कहती हैं, तुम्हारी मां ने भी एक मसला हल करने की कोशिश की। वो तकरीबन इसका जवाब ढूंढने ही वाली थी, लेकिन वो हिट गई और उसे मुकम्मल न कर सकी। अगर वो इस मसावात को हल कर लेती तो वो नोबल इनाम जीत चुकी होती। इसकी तस्वीर यहां लगाई जाती और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती। मासूमियत से ये सुनकर मरियम कहती है, दादी, क्या मैं अपनी मां के छोड़े हुए मसावात को हल करूं? इवलीन मगलूब होकर जवाब देती है, मेरे प्यारे, मैं बिल्कुल वही चाहता हूं जो तुमसे करो। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें कुछ भी खरीदूंगी। इस तरह वो मरियम की ख्वाहिश को मुतासिर करती है। मरियम ने मासूमियत से कहा, ठीक है दादी। इसके बाद इवलीन मरियम को एक क्लास रूम में ले जाती है। वो जांचना चाहती है कि मरियम रियाजी में कितनी ज़हीन है। जैसा कि इवलीन का मंसूबा ठीक चल रहा है, एक प्रोफेसर आता है और मरियम से इसकी ज़हानत को जांचने के लिए बोर्ड पर मसला हल करने को कहता है। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। मरियम आमतौर पर मसाइल को आसानी से हल कर लेती है, लेकिन इस बार उसने मसावात को तेजी से देखा। ये देखकर इवलीन कहती हैं, शायद वो थक गई है, इसे कुछ वक्त लेने दो। कुछ देर बाद प्रोफेसर दोबारा आता है और कहता है, आपने बहुत वक्त लगा दिया है, आप इस मसावात में क्या देख रहे हैं? मरियम ने जवाब दिया, इसमें कुछ मुख्तलिफ है। मायूसी महसूस करते हुए इवलीन मरियम को बाहर ले गए। वो समझती थी कि मरियम ज़हीन है, लेकिन अब वो मायूसी महसूस करती है। इसी दौरान मरियम ने उसे रोका और कहती है, दादी, जो सवाल उन्होंने दिखाया वो गलत था। इवलीन फौरन इसे वापस अंदर ले आई। मरियम ने गलती की निशानदेही की। ये देखकर प्रोफेसर कहता है, हाँ, मैंने एक गलत सवाल दिया था। एक मुश्किल मसावात को हल करने के बजाय मैं ये जांचना चाहता था कि आया इसमें गलती तलाश करने की आला ज़हानत है, इसीलिए मैंने गलत सवाल दिया और मरियम ने इसे हल कर दिया। प्रोफेसर ने पूछा, फिर आपने हमें गलती के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मरियम ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे चचा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं बुजुर्गों की गलतियों की निशानदेही ना करूं। यह सुनकर प्रोफेसर साहब मुस्कराए। वो इवलीन को बताता है, सिर्फ थोड़ी सी तरबियत के साथ वो 7 मसावात में से एक को हल कर सकती है। इवलीन खुशी से मगलूब है। 2 दिन के बाद
वो मरियम को छोड़कर वापस भेज देती है। फ्रैंक को देखकर मरियम बहुत खुश होती है और उसकी तरफ दौड़ती है, क्योंकि वो अपनी पैदाइश के बाद से कभी इससे दूर नहीं रही थी। फ्रैंक अपनी माँ को अंदर आने को कहता है, लेकिन इवलीन कहती है, मैं शायद आ गई हूं, लेकिन आपके घर में एक बलि है, मुझे इससे डर लगता है। हम किसी और वक्त मिलेंगे। और वो चला जाता है। मरियम पुरजोश अंदाज में बताती है कि उसे अपनी दादी के साथ रहना कितना अच्छा लगा। ये सुनकर फ्रैंक को थोड़ा सा दुख हुआ। फ्रैंक की उदासी देखकर मरियम फौरन कहती है, अंकल, ये मत सोचें कि मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूं। इसकी फिक्र ना करें। बालगों के एहसासात के बारे में इसकी समझ को देखकर फ्रैंक खुशी महसूस करता है। एक दिन अदालत की तरफ से भेजी गई एक खातून समाजी कारकुन फ्रैंक के घर आकर पूछती है कि क्या इसके चचा मरियम की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। चूंकि मरियम इस बात का फैसला करने में बहुत छोटी है कि उसे कहाँ रहना चाहिए, अदालत इस औरत को भेज देती है। वो सवाल पूछने लगती है, क्या तुम अपने चचा से खुश हो? होशियारी से मरियम इस अंदाज में जवाब देती है जो उसके चचा की हिमायत करती है। औरत पूछती है, अगर तुम्हारे चचा काम पर चले गए तो तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मरियम ने जवाब दिया, करीब ही रॉबर्टा आंटी मौजूद हैं, वो मेरा ख्याल रखेंगी। फिर वो पूछती है, क्या आपको ये जगह पसंद है? वो जगह जहां आप पहले गए थे, आपकी दादी का घर? मरियम ने एतमाद से जवाब दिया, मुझे ये जगह पसंद है। फिर मरियम ने मजीद कहा, अब जो भी सवाल पूछें, मैं सिर्फ अपने चचा के साथ रहूंगी, इसलिए अपना वक्त जाया न करें। मरियम को इतना समझदार बोलते देखकर औरत समझ गई कि वो यहां वाकई खुश है। अगली समाअत के लिए इवलीन का वकील किसी तरह मरियम के हकीकी वालिद को ढूंढता है और उसे अदालत में ले आता है। ऐसा लगता है कि इसके हकीकी वालिद को मरियम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सब इवलीन के मंसूबे का हिस्सा है। उसने इसे रिश्वत दी और इसे वहां लाया ताकि वो मरियम का दावा कर सके और फिर उसे इवलीन के हवाले कर सके। लेकिन फ्रैंक के वकील ने इस इरादे को तलाश किया और उसमें मुदाखलत की। वो पूछता है, इस साल तक तुम मरियम से मिलने नहीं आए, अब क्यों आए हो? क्या तुम्हें यहां आने के लिए किसी ने पैसे दिए? आदमी ने जवाब दिया कि मैं यहां अपनी बेटी से मोहब्बत की वजह से आया हूं। वकील फिर पूछता है, फिर तुम मरियम की वालिदा के जनाजे में क्यों नहीं आए? अब तक मरियम का ख्याल क्यों नहीं रखा? इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये देखकर जज सब कुछ समझ गया और कहने लगा, मरियम के अपने बाप को इससे प्यार नहीं है, इसलिए हम मरियम को नहीं दे सकते। इसने केस मुलतवी कर दिया। इसके बाद इवलीन और फ्रैंक बाहर निकल गए। फ्रैंक पूछता है, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद अपने एक और शख्स से शादी की, इसका क्या होगा? इवलीन ने जवाब दिया, हाँ, वो एक अच्छा आदमी है, वो गांव में खेती बाड़ी करता है। फ्रैंक कहता है, फिर तुम वहां जाकर उसकी और उसकी खेती की देखभाल क्यों नहीं करते? मरियम मेरे साथ होगी, हमें अलग करने के बारे में कभी मत सोचना। लेकिन इवलीन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, हम अदालत में मिलेंगे। बाद में मरियम को पता चलता है कि इसके हकीकी वालिद इससे मिलने भी नहीं आए थे। वो दरवाजा बंद करती है, ऊंची आवाज में रोती है और चलाती है, मेरे हकीकी वालिद मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरी मां मर गई, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं सब पर बोझ हूं। वो एक बालिग की तरह बोलती है। ये देखकर रॉबर्टा और फ्रैंक ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की और गहरा दुख महसूस किया। उस वक्त फ्रैंक ने पूछा, मरियम, क्या हम किसी जगह जाएंगे? वो सब अस्पताल जाते हैं। मरियम सवाल करने लगती है, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? किस लिए? फ्रैंक खामोशी से कहता है, कुछ देर इंतजार करो, करीब ही एक खानदान बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि उनकी बेटी जन्म देने वाली है। हर कोई खौफ और जोश के साथ इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद लड़की का शौहर बाहर आता है और कहता है कि ये बच्चा लड़का है। ये सुनकर पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। वो इस लम्हे को खुशी से मनाते हैं। मरियम ने ये देखा और दोबारा पूछा, वो बच्चे की पैदाइश पर इतने खुश क्यों हैं?
फ्रैंक ने आहिस्तगी से जवाब दिया, क्या तुमने इसे देखा, मरियम? बिल्कुल ऐसे ही। जब तुम्हारी पैदाइश हुई तो हम खुशी से भर गए। हमारा पूरा खानदान खुशी से छा गया। मरियम आहिस्ता से पूछती है, वाकई? जब मैं पैदा हुई तो सब खुश थे, फ्रैंक ने जवाब दिया। यकीनन प्यारे, आपने कहा कि आपकी पैदाइश एक बोझ थी, लेकिन यह सच नहीं है। मैं आपको यहां सिर्फ यह दिखाने के लिए लाया हूं कि जब आप पैदा हुए तो हम कितने खुश थे। इस तरह फ्रैंक इसे तसल्ली देता है। अब मरियम पुरसुकून हो गई और खुशी महसूस करती है, यहां तक कि वो नए खानदान के पास जाती है और उनकी खुशी में शरीक होती है। इसकी मुस्कुराहट देखकर फ्रैंक सोचता है, मरियम को हमेशा इस तरह खुश रहना चाहिए। वो फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर वो मरियम को इसकी दादी के हवाले नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि फ्रैंक भी मरियम के बगैर नहीं रह सकता। अगले दिन अदालत में फ्रैंक के वकील ने एविलीन से पूछगछ शुरू कर दी। वो पूछता है कि उसने अपनी बेटी की देखभाल कैसे की और उसने रियाजी की तहकीक के लिए इस पर कितना दबाव डाला। इस दबाव की वजह से इसकी बेटी कितनी अफसरदा हो गई और किस तरह इस डिप्रेशन ने इसकी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसका इस्तेदलाल है कि एविलीन मरियम को अपनी तहकीक के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर सकती है, जो यकीनी तौर पर मरियम की दिमागी सेहत को मुतासिर करेगी। एविलीन ने जवाब दिया, मेरी बेटी को रियाजी में दिलचस्पी थी, उसने ये तहकीक अपनी मर्जी से की, बाद में इसे प्यार हो गया और वो हामिला हो गई। इसके बाद किसी वजह से इसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हूं। अगला, एविलीन के वकील ने फ्रैंक से सवाल किया। वो पूछता है, तुम्हारी बहन की यह ख्वाहिश थी तो तुम मरियम की देखभाल कर रहे हो, ठीक है? फ्रैंक ने जवाब दिया, हाँ। वकील ने मजीद कहा, अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करना चाहते हैं तो अपनी और मरियम की मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके खानदान का माशी तौर पर क्या होगा? मजीद ये कि मरियम एक ज़हीन लड़की है, अपने इसे इसकी ज़हानत के मुताबिक तालीम नहीं दी, अपने इसे एक आम स्कूल में ज्वाइन किया, यहाँ तक कि जब स्कूल के प्रिंसिपल ने यह तजवीज़ किया था कि ये आपके लिए ख़ास था, तब भी अपने ये तजवीज़ किया कि ये सब आपके लिए ख़ास था। बहन, जब तुम बचपन में थी तो सब उसे प्यार करते थे और किसी ने तुम्हें इस हसद की वजह से नहीं देखा था। अब तुम बदला लेने के लिए मरियम का ख्याल रखने का ड्रामा कर रही हो। वकील जज्बाती तौर पर फ्रैंक पर हमला करता है। फ्रैंक बेचैनी महसूस करता है और कहता है, आप गैर मुताल्लिका सवालात क्यों पूछ रहे हैं? वो जारी रखते हैं, जैसा कि मेरी बहन की ख्वाहिश थी, मरियम की परवरिश एक आम बच्चे की तरह होनी चाहिए। उसे अपने बचपन, खेल कूद और खुशी का तजुर्बा करना चाहिए, इसीलिए मैं इसकी परवरिश इस तरह कर रहा हूं। वकील फिर से इसे मुतहर्रिक करता है, तुम्हारी वजह से मरियम ने स्कूल में एक लड़के को मारा, ये रवैया तुम्हारी तरफ से आया है क्योंकि तुम किसी को मारने पर जेल गए थे। फ्रैंक ने सख्ती से जवाब दिया, इसे इससे मत जोड़ो। मरियम ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी। इस लड़के ने 7 साला बच्चे के साथ ज्यादती की और उसका प्रोजेक्ट तबाह कर दिया। ये देखकर मरियम ने छोटे बच्चे का साथ दिया। फ्रैंक जज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जज को लगता है कि दोनों फरीक इस तरह के होनहार बच्चे की परवरिश के पूरी तरह अहल नहीं है, और एक बार फिर उसने फैसला मुलतवी कर दिया। इस रात फ्रैंक के वकील ने इसे बताया कि एविलीन ने अदालत से ये ऐलान करने की दरख्वास्त की है कि वो दोनों बच्चे की परवरिश के अहल नहीं है। इसकी वजह से मरियम को उन वालिदैन को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है जिनके बच्चे नहीं हैं। इस तरह वो अच्छी तालीम हासिल करेगी और फ्रैंक कभी कभार इससे मिल सकता है। वकील फ्रैंक को इस मुआहदे को कबूल करने पर जोर देता है। वो उसे खबरदार करता है, एविलीन के पैसों से वो जज को रिश्वत भी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो मरियम मुस्तकिल तौर पर अपनी दादी के पास चली जाएगी। वकील एक बार फिर इसरार करता है कि वो डील कबूल करे और मरियम को गोद लेने के लिए दे दे। मायूस होकर फ्रैंक चीखता है, मैं इसे गोद लेने के लिए क्यों दूं? मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहा हूं, मैं उसकी अच्छी परवरिश कर रहा हूं।
वो मुझसे खुश है। वो मुझे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे मैं उसका ख्याल नहीं रखता, लेकिन वकील इत्मीनान से कहता है अब हम उसे गोद लेने के लिए देंगे। वो 7 साल की है। 12 साल के बाद कानूनी तौर पर वो फैसला कर सकती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। फ्रैंक ने जज्बाती अंदाज में जवाब दिया, 5 साल के बाद क्या वो मुझे याद भी करेगी? वो बदल सकती है, वो मुझे भूल सकती है। वकील सख्ती से कहता है, ऐसा ही होगा, इंतखाब तुम्हारा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम जिद्दी रहे तो मरियम अपनी दादी के पास चली जाएगी, किसी और चारा के बगैर। फ्रैंक इस मुआहदे को कबूल करता है, क्योंकि इसकी बहन की ख्वाहिश थी कि किसी भी कीमत पर मरियम की परवरिश इसकी मां से ना हो। दिन गुजरते जाते हैं। कुछ जाने बगैर मरियम अपने चचा के साथ खुशी से खेलती है। हमेशा की तरह वो बहुत बोलती है। फ्रैंक इसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन इसके दिल के अंदर उदासी भरी हुई है। 1 हफ्ते के बाद एक जोड़ा मरियम को गोद लेने आता है। फ्रैंक इसके बारे में बात करता है। मरियम समझती है कि वो गोद लेने वाली है। वो टूट पड़ी, ऊंची आवाज में रोती हुई, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वो फ्रैंक बेबसी से कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता मरियम, ये अदालत का हुक्म है। बेकाबू रोते हुए मरियम चिल्लाती है, मैं तुम्हारे और रॉबर्टा के बगैर नहीं रह सकती। वो गुस्से से इसे मारने लगती है। दरवाजा बंद हो जाता है। शीशे के जरिए मरियम रोती रहती है। फ्रैंक गाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसका दिल मुकम्मल तौर पर बखर गया। वो उसे देखने के लिए भी पीछे नहीं हट सकता। इस तरह वो टूटा हुआ है। रॉबर्टा भी रोती है, मरियम को खोने से कासिर है। बोनी आता है और फ्रैंक को तसल्ली देने की कोशिश करता है। 1 महीने के बाद फ्रैंक गोद लिए हुए घर का दौरा करता है। वहां का आदमी कहता है, अगर तुम इस तरह से मिलने जाओगे तो वो फिर रोएगी और तुम्हारे साथ आना चाहेगी। इसका हम पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। टूटे हुए दिल के साथ फ्रैंक मरियम के लिए एक तोहफा देकर चला जाता है। घर पहुंचकर उसके ख्यालात मरियम से भर गए। पहले वो छोटी हिरन की तरह उधर उधर भागती थी, और अब घर बिल्कुल वीरान महसूस होता है। अगले दिन बोनी ने नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर देखा। इसमें कहा गया है कि मरियम की एक आंख वाली बली गोद लेने के लिए तैयार है। मरियम अपने साथ बली को गोद लिए हुए घर ले गई थी। वो उसके बगैर नहीं रहेगी। बोनी एक तस्वीर लेता है और उसे फ्रैंक को भेजता है। ये देखकर फ्रैंक फौरन पालतू जानवरों को गोद लेने के मरकज की तरफ भागा। वहां उसे एक आंख वाली बली नजर आती है। इसकी हालत की वजह से कोई उसे अपनाना नहीं चाहता था। वो उसे जहर का टीका लगाकर मारने वाले थे। फ्रैंक वक्त पर पहुंचता है। एक और बली को भी मारने के लिए वहां रखा गया है। फ्रैंक दोनों बिल्लियों को लेकर रॉबर्टा के साथ गोद लिए हुए घर जाता है। वो पहले ही जानता है कि इसके पीछे कौन है। बिल्लियों से नफरत करने वाला वाहिद शख्स उसकी मां है। जब वो जोड़े से सवाल करता है तो उसे सच्चाई मालूम होती है। इवलीन ने उन्हें मरियम को गोद लेने के लिए पैसे दिए और बाद में इसे लेने का मंसूबा बनाया। फ्रैंक फौरन अपनी मां के गेस्ट हाउस चला जाता है। जैसा कि इसने पेश गोई की थी, इवलीन मरियम को अपनी तहकीक के लिए तरबियत दे रही है। गुस्से से भरे हुए फ्रैंक ने चीख कर कहा, मैं जानता था। अपने एक जोड़े का बंदोबस्त किया कि वो मरियम को गोद लेकर सिर्फ अपनी तहकीक के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। इसने मेज पर किताब फेंक दी। फ्रैंक पुकारता है, मरियम मेरे साथ चलू, लेकिन मरियम उस पर गुस्से में चीख उठी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। वो भागती है। फ्रैंक इसे रोकने के लिए इसके पीछे भागता है। इवलीन आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्टा ने मुदाखलत की और उसे रोक दिया, और कोई चारा न होने के बाद इवलीन खामोश हो गई। फ्रैंक जल्दी से मरियम के पास आया और इसे रोक दिया। मरियम फ्रैंक को मारना शुरू कर देती है, रोने लगती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। फ्रैंक ने इसे नरमी से पकड़ा और कहा, हम अपने घर जाएंगे।
फिक्र ना करो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मरियम रोती है और कहती है, वो मेरी बलि को ले गए चचा। मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ है। फ्रैंक नरमी से मुस्कुराया और जवाब दिया, फिक्र ना करो, तुम्हारी बलि मेरे साथ है और मैं तुम्हारे लिए एक और बलि भी लाया हूं। अब तुम्हारे पास 2 हैं। रॉबर्टा को देखकर मरियम खुश हो जाती है। वो मरियम को ले जाते हैं। इवेलिन किताब को देखती है और पूछती है, ये क्या है? फ्रैंक हकीकत को जाहिर करता है। इस किताब में रियाजी के इस सवाल का जवाब है जिस पर अब सारी जिंदगी तहकीक करते रहे हैं। इवेलिन हैरान है। फ्रैंक ने आगे कहा, मेरी बहन ने बहुत पहले इसका हल निकाला था। जब वो बचपन में मरियम के साथ मेरे घर आई तो उसने मुझे ये दिया और कहा, इसे महफूज रखो, इसे किसी को मत दो, खास तौर पर माँ को मत बताना। इसने ये भी कहा, माँ के जिंदा होने के बाद उसे शाये न करो, इसे इसकी मौत के बाद ही शाये करो। अपने इस खत में इसका तज़किरा किया था, उसकी वजह से इसने आपको इस खत में मुबारकबाद दी थी। इवेलिन को हकीकत का एहसास है। वो जो कुछ चाहती थी वो पहले ही इसके हाथ में थी, लेकिन इसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। वो एहसास जुर्म से भरी हुई पूछती है, अगर उसने न देने को कहा था तो मुझे क्यों दे रहे हो? फ्रैंक ने आहिस्तगी से जवाब दिया, अपने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए जिदोजहद की। अब आपके पास ये है, कम अज कम इसके लिए। मरियम को मेरे पास छोड़ दो। इवेलिन जुर्म से भरी हुई है। फ्रैंक आहिस्ता से इसे तहकीक शाये करने को कहता है और मरियम के साथ चला जाता है। फ्रैंक के जाने के बाद इवेलिन नोटबुक खोलती है। वो अपनी बेटी के हर नोट देखती है। इसकी जिदोजहद, इसकी लगन, इसकी कोशिश। खुद पर काबू नहीं रख पाते इवेलिन टूट जाती है और रोती है। कुछ महीनों के बाद मरियम ज़हीन बच्चों के लिए एक खुसूसी स्कूल में दाखिल हो जाती है। फ्रैंक ने अपनी सलाहियतों को फरोग देने का फैसला किया। वो उसकी सलाहियतों की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता। इस स्कूल के बाद फ्रैंक इसे उठाकर किसी और जगह छोड़ देता है। ये मरियम का पुराना स्कूल है। इसके पुराने दोस्त वहां खेल रहे हैं। मरियम उनके साथ शामिल होती है और खुशी से खेलती है। बोनी फ्रैंक को देखकर मुस्कुराते हुए खामोशी से बोले, मैं मरियम का ख्याल रखूंगा। तुम जा सकती हो। फ्रैंक का ख्याल है कि आला तालीम से इसके बचपन को मुतासिर नहीं करना चाहिए। दबाव की वजह से इसकी बहन बचपन की खुशियां खोकर डिप्रेशन में चली गई। फ्रैंक चाहता है कि मरियम दोनों ही हों, अच्छी तालीम और खुशगवार बचपन। इसलिए इसकी इल्म की भूख के लिए वो उसे खुसूसी स्कूल भेजता है और उसके चंचल बचपन के लिए वो उसे दोस्तों के साथ जिंदगी का लुत्फ उठाने देता है। इस तरह फ्रैंक मरियम की जिंदगी के लिए एक बेहतरीन तवाज़ुन पैदा करता है और वो कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है कि अब सब ने लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।